राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर छात्रवृत्ति योजना 2020-21 के अंतर्गत 1,51,215 मेधावी छात्रों को 177 करोड़ 35 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। वे मासूम दम तोड़ते गए, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से राज्य सरकार ने जैसे ही संकल्प को आगे बढ़ाया कि हर गरीब के घर में उसका व्यक्तिगत शौचालय होगा, स्वच्छता का अभियान शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, आम जनमानस ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया और स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर हम सब यहां पर एकत्र हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों से इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर, जिसमें प्रतिवर्ष 1,500 से 2,000 मौतें होती थी, इस समय इनसे होने वाली मौतें 97 से लेकर 99% तक नियंत्रित हो चुकी हैं। यानी एक सफलता का एक मॉडल किस रूप में खड़ा किया जा सकता है। आप सोचिए, गांधी जी ने स्वच्छता के इस अभियान के बारे में 1910 और 20 के बीच में कई सम्मेलनों में इस बात का उल्लेख किया। मुझे गांधी जी का एक ऑडियो सुनने को मिला था, जिन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जब काशी आए थे और काशी के एक सुप्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, वहां की गलियों और वहां की गंदगी को देख करके तब बापू ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। अब सोचिए, 1916 में बापू स्वच्छता पे जोर देते थे, हर एक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाते थे। अपने समय में गांधी आश्रम के माध्यम से और तमाम उस प्रकार के आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वच्छता और स्वदेशी को एक हथियार बनाया था। और आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड के दौरान जब दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है, उस समय रोजगार पर प्रभाव पड़ा, बड़े पैमाने पर श्रमिकों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कोई एक मंत्र दिया, वह दिया था आत्मनिर्भर भारत का। और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनता है स्वदेशी उत्पाद, परंपरागत उद्यम। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर हर व्यक्ति चिंतित था इस बात को लेकर के कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे, कहां जाएंगे, हर व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अव्यवस्था और अराजकता का एक नया मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने परंपरागत उद्यम को एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो अभिनव कार्य 2018 में किया था, आज हर जनपद में उसके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और तमाम केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से अधिकतर प्रवासी कामगार और श्रमिकों को अपने ही जनपद में, अपने ही गांवों में कार्य मिलने के कारण गांधी जी के स्वदेशी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस संकल्प को आगे बढ़ाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश सरकार अग्रणी भूमिका के साथ आज कार्य कर रही है। गांधी जी का ये दर्शन जिन्होंने 100 वर्ष पहले भारत को दिया था, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कम स्थान में, कम पूंजी में
ज्यादा रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने वाला, हमारे गांव आत्मनिर्भर हों, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हमारी सरकार ने इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। आप देखते होंगे कि गांव में ही कैसे लोग अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं, गांव की व्यवस्था कैसे हम सामुदायिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। गांधी जी का ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह आज की आवश्यकता है, और इसीलिए गांधी जी की प्रासंगिकता, उनके विचारों की प्रासंगिकता, भारत और भारतीयता के प्रति उनका अनुराग सदैव हम सबको प्रेरित करती रहेगी, एक नई प्रेरणा और एक प्रकाश देती रहेगी। भाइयों बहनों, इस देश में आज के दिन पर एक दूसरे महापुरुष जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने भारतीय राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, से लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती आज है। याद करिए 1904 में शास्त्री जी का जन्म होता है, 1966 में मात्र 62 वर्ष की उम्र में उनका दुखद निधन होता है, और 62 वर्ष की अपने जीवन की इस अवधि के दौरान उन्होंने भारत को जो एक नई दिशा दी, स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के प्रखर गांधीवादी और गांधी जी के प्रखर अनुयायी होने के कारण 1965 के युद्ध में एक गांधीवादी अहिंसा का तो पुजारी होगा, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत देने की सामर्थ्य रखता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब भारत ने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश को नाके चने चबाने के लिए मजबूर किया था, तो पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था। और याद करिए, जब भारत पर उस समय दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, तो शास्त्री जी ने पुरजोर तरीके से कहा था कि भारत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और जय जवान जय किसान का नारा देकर के पूरे भारत को जिस नई एक ऊर्जा से उत्प्रोत करने का कार्य किया था, वह नाम आता है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी का। आज उनका भी पावन जन्म जयंती का दिवस है, और इस अवसर पर हम सब के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इन दोनों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। आज मेरा सौभाग्य है कि यहां पर हम लोग प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप को शुभारंभ कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में परीक्षाएं लेट में हुई, प्रवेश की प्रक्रिया लेट में हुई, इसलिए 51 लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, क्योंकि प्रवेश अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन इनरोल अपने को नहीं किया होगा, इसलिए उसमें आज समय लग रहा है। लेकिन आज माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से 1,51,000 छात्रों को यहां पर स्कॉलरशिप जारी हो रही है। जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप जारी हो रही है, उन सबको मैं प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। शासन के द्वारा दिया जाने वाली ये स्कॉलरशिप उनको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, अपने पठन पाठन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके शासन स्तर पर इस सहयोग उनको प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया बढ़ेगी, और मैं यहां पर चाहूंगा कि चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए हो, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए हो, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए हो, या सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, विभाग समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके एक मिशन मोड में लें, और प्रयास होना चाहिए कि हम 30 नवंबर तक सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में अवश्य भेजने का कार्य कर दें, जिससे किसी भी छात्र छात्रा को स्कॉलरशिप के अभाव में कहीं भी
अपने इस कार्य से वंचित न होना पड़े। दूसरा, हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस दिशा में हम और क्या प्रयास कर सकते हैं। खासतौर पर महिला शिक्षा के बारे में हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर किसी परिवार में दो या दो से अधिक बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं, एक विद्यालय में पढ़ रही हैं, या तो विद्यालय से संपर्क करके, विद्यालय से इस बारे में कह करके कि शासन का स्तर पर हम स्नातक तक की फ्री एजुकेशन बालिकाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, एक ही विद्यालय में है, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की दो बालिकाएं या दो से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं, तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर दो बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे, नहीं करती हैं तो विभाग को शासन स्तर पर इस पर विचार करना चाहिए कि उन बालिकाओं की फीस को हम शासन स्तर से वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था कर सकें। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। एक बड़ा राहत का कार्य उन सभी बालिकाओं के लिए होगा और बालिका शिक्षा के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने का यह कार्य होगा। आज सामान्य जनजीवन प्रारंभ हो चुका है। कोरोना महामारी देश और दुनिया के लिए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी साबित हुई है।